गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका थर्ड आई के इस चौथे एपिसोड में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैनल पे मैं आपसे बात करने वाला हूं ना सिर्फ इंडिया के बारे में बल्कि फॉरेन में हो रहे कुछ मेजर चेंजेस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है यूएसए वर्सेस चाइना। कैसे यूएसए चाइना को हिट कर सकता है। जब हम हिट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वॉर के बारे में। तो आज के डेट में अगर दोनों कंट्री के बीच में वॉर होती है तो दोनों कंट्री किस किस जगह पे खड़ी हैं, इस सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे। और इन सबसे पहले बात कर लें इन टर्म्स ऑफ जीडीपी की। तो जहाँ यूएसए का जीडीपी अगर 21 ट्रिलियन है, वहीं चाइना का जीडीपी 14 ट्रिलियन के आसपास में खड़ी है। अगर दोनों ही कंपनीज अपने जीडीपी की कितने डिफेंस बजट पे कितने खर्च करती हैं तो 750 के आसपास में बिलियन के आसपास में खर्च करती हैं यूएसए। वहीं पे चाइना जो है 200 बिलियन के आसपास में अपने डिफेंस बजट पे खर्च करती है। अगर न्यूक्लियर वॉर हेड की बात कर दे तो यूएसए के पास 6000 वॉर हेड्स है, वहीं चाइना खड़ी है 200 से 250 से 300 के आसपास में। अगर उसके एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात कर ले तो अगर एयरक्राफ्ट्स अगर बात कर ले सबसे पहले 4000 से 5000 अगर चाइना के पास है, वहीं उसके कंपेयर में यूएसए के पास 15000 के आसपास में एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं आज के डेट में। फाइटर जेट्स की बात कर ले तो 1600 के आसपास में अगर फाइटर प्लेन्स अगर चाइना के पास है, उसके कंपेयर में 2900 के आसपास में फाइटर प्लेन्स अमेरिका के पास अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर की बात कर दे तो 1000 हेलीकॉप्टर के पास चाइना के पास है, वहीं 5000 से ऊपर तकरीबन 6000 हेलीकॉप्टर्स यूएसए के पास हैं। अगर स्टैंडिंग मिलिट्री की बात कर दे तो 2 मिलियंस के आसपास में चाइना के पास मिलिट्री है, जो कि वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कमा रहा है। वहीं बात कर ले अगर यूएसए की तो यूएसए के पास 1.4 मिलियंस के आसपास में स्टैंडिंग आर्मी है। श्योरली इन डाटा से क्लियर है कि यूएसए का एक डोमिनेंट हैंड है ना सिर्फ चाइना के ऊपर, पूरे एक वर्ल्ड के ऊपर में। बट इन सब के बाद मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दोनों ही कंट्री के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी वॉर होने जा नहीं रहा है। इसका बोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना की सप्लाई सिस्टम, चाइना का अपने सप्लाई सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है कि आज के ऊपर ना सिर्फ यूएसए, पूरे वर्ल्ड उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और ये कुछ चीज़ को स्ट्रेंथन करने में अमेरिका की कंपनी चाइना को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कराती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ग्रुप में एक पिक्चर शो करने जा रहा हूँ जिसमें आप क्लियरली देख सकती हैं कि अमेरिका की कुछ कंपनी, चाहे वो टॉयज़ की हो, अम्ब्रेला की हो, शूज़ की कंपनी हो, जो कि अमेरिका से शिफ्ट कर चुकी हैं चाइना के अंदर, जो कि चाइना को के जीडीपी को एक स्ट्रेंथन करने जा रही हैं। इवन जो बटन की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड की बटन की 60% बटन आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर बनती हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ लाइट की बात करें तो 85% तक लाइट सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये तो रही अमेरिका की कुछ कंपनी, चाहे वर्ल्ड लेवल पे कंपनी। आज के डेट में हम बात कर रहे हैं जो मीडिया में बहुत रही चर्चा के बारे में। मीडिया में आज ना सिर्फ इंडियन मीडिया, फॉरेन मीडिया में बहुत धड़ल्ले से चर्चा हो रही है कि यूएसए की तकरीबन 1000 कंपनी जो कि इन चाइना को छोड़ के थाईलैंड, वियतनाम और इंडिया में जाके शिफ्ट कर सकती हैं। आखिर ये पॉसिबल है? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इन बड़ी कंपनी को शिफ्ट करना इतना आसान भी नहीं हुआ, क्योंकि ये कंपनीज़ भी बहुत हद तक डिपेंड करती हैं अपने कंपनीज़ में यूज़ हो रहे हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में। इसके लिए मैं आप एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ बोइंग में बन रही एक कमर्शियल फ़्लाइट्स के बारे में। इस कमर्शियल फ़्लाइट्स के वेरियस इक्विपमेंट्स जो कि आप स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चर होके आती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ असेंबल होती हैं अमेरिका के अंदर। उसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना के अंदर आज के डेट में वर्क कर रही हैं, वो भी अपने कंपोनेंट्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इनका वहाँ से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं होगा। अब हम बात कर ले, ये तो सिर्फ अमेरिका की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर में है। अब हम बात कर ले इंडिया और बाकी कंट्रीज़ चाइना के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। इंडिया की जहाँ तक बात कर ले तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कब तकरीबन 75% तक चाइना कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं। वहीं जापान 25% तक उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। चाइना के एक्सपोर्ट चाइना के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, जो कि इसकी वाइन की बात कर ले या उसके बीफ की बात कर ले, उसके एक्सपोर्ट्स पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंड। अपने इस स्ट्रेंथ के बारे में चाइना भी पूरी तरीके से वाकिफ़ है, इसलिए इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इस महामारी के टाइम में भी चाइना अपना पंगा अपने नेबर्स कंट्री के साथ पूरी तरीके से ले रहा है। जैसे सबसे पहले उदाहरण के रूप में वियतनाम ले रहे हैं, चाहे वो वियतनाम के डूबे हुए शिप हो या इंडोनेशिया के द्वारा एक कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे जापान के साथ हो या 2 दिन पहले इंडिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कि चाइना अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब हम इससे बात करने जा रहे हैं कि आखिर चाइना इतना बड़े लेवल पर ग्रो कैसे कर गया है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। कुछ डिकेड्स पहले अगर बात करें तो आफ्टर वर्ल्ड वार
वर्ल्ड वार थ्रू के बाद अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरा, लेकिन अमेरिका ने अपने मुख्य रूप से अपने ध्यान दिए अपने डिफेंस सेक्टर के बारे में, अपने रिसर्च सेक्टर के बारे में तथा अपने एनर्जी सेक्टर के बारे में। लेकिन अमेरिका कंटिन्यूसली फॉरेन लेवल पे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक के नहीं रख पाया। अगर अमेरिका के द्वारा फॉरेन पॉलिसीज़ में कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें हम, तो चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो कोरिया हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो या रसिया के द्वारा कंटिन्यूसली 35 साल तक अपने कोल्ड वॉर के बारे में अमेरिका अपने आप को उस तरीके से इंगेज कर रखा जो कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत हद तक हार्म करते रहा। वहीं हम बात कर ले चाइना से, जो चाइना अपने 90s के दशक के बाद जो अभी 2020 तक उसने अपने चीज़ों को स्ट्रेंथन किया है, उसमें सबसे ऊपर कहा जाता है उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके अपने लोगों के द्वारा स्किल के डेवलपमेंट, उसके एनर्जी सेक्टर तथा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर उसके कंट्री के अंदर उसने इस चीज़ों को बहुत हद तक स्ट्रेंथ किया। सबसे पहले बात कर लें अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में, तो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बहुत ही बड़ा मूव किया है। इससे अगर थोड़ा सा अगर ब्रीफ में अगर बात कर ले, तो उसने अपने कंट्रीज से अदर वेरियस कंट्रीज़ के कनेक्टिविटी को इतना आसान बना दिया है कि उसके कंट्री के अंदर हो रहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को इतना आसान हो गया है कि वो अपने इक्विपमेंट्स को दूसरे वेरियस कंट्रीज़ में आसानी से ले आके भेज सकती हैं। अगर बात कर ले चाइना की कनेक्टिविटी पाकिस्तान के साथ, जो कि सीपेक के दौरान अपने ग्वादरपेट से कनेक्टिविटी कर चुका है। वहीं अगर बात कर ले म्यांमार के साथ, तो सितवे पोर्ट के साथ कनेक्ट कर चुका है। वहीं श्रीलंका में हम मटोटा पोर्ट हो, चाहे जिबूती के एक पोर्ट हो, हर जगह चाइना की कनेक्टिविटी आज के डेट में बहुत आसान हो चुकी है। ये तो रही चाइना के स्ट्रेंथन के बारे में। आखिर आज की डेट में ऐसा क्या चीज़ है जो कर यूएसए अपना पॉलिसीज़ में चेंजेस ला के चाइना के स्ट्रेंथन को कम कर सकता है। यहाँ यूएसए को एक मेजर रोल में आके रीग्लोबलाइजेशन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, रीग्लोबलाइजेशन कंस्ट्रक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अभी जो चाइना के द्वारा ग्लोबलाइजेशन सिस्टम बना हुआ है उसे फिर से बना के रखना पड़ेगा। इसमें यूएसए द्वारा सबसे पहले तो चाइना में बनाया गया सप्लाई सिस्टम को पूरी तरीके से ब्रोक करना पड़ेगा। दूसरा मेजर काम करना पड़ेगा जो कि अमेरिकन कंपनी आज के डेट में चाइना के अंदर काम कर रही हैं, उसे पूरी तरीके से वहाँ से हटाना पड़ेगा। चाहे वो या तो अपने सॉइल के ऊपर लेके आए, चाहे इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट है उसकी कंपनीज। तीसरा जो मेन रीज़न है, जो ना सिर्फ यूएसए और अदर वेरियस कंट्री जो कि ऊपर अपने टैरिफ्स को चाइना के गुड्स या प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोज करें। चौथा ऐसा पॉइंट जो कि यूएसए कर सकता है कि ना सिर्फ यूएसए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जबकि और वेरियस कंट्रीज़ के भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया था कि बोइंग एक कंपनी जिसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी ही कुछ कंपोनेंट्स जो वेरियस कंपनी के आ रही हैं, तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है कोड मटेरियल्स, उसके बाद उसके बने हुए कंपोनेंट्स तथा उसके बाद असेंबलिंग। तो भले ही कंपोनेंट्स दूसरी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, लेकिन उसके द्वारा जो मेन रही जो कोर कंपनी है उसके ऊपर भी दबदबा चाइना का कहीं ना कहीं बना हुआ है। इसको मैं एक उदाहरण के रूप में अगर समझाऊं तो इंडिया को पास एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है लिथियम के द्वारा बैटरी बनाने के लिए। आज के डेट में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बैटरी यूज़ करती हैं वो लिथियम से बनी हुई बैटरी को यूज़ करती हैं, लेकिन उसके लिए इंडिया को चाहिए होता है लिथियम, जो कि मिलती है साउथ अमेरिका के कुछ कंट्री बोलीविया में या उसके चिली में, जिसके वहाँ के माइंस के ऊपर भी चाइना का कब्जा हो रखा है। चाइना ने वहाँ पे अपने माइंस के एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी से वहाँ के पूरे के पूरे माइंस को अपने से खरीद लिया है और वो एक्सट्रैक्शन करके वो उस कोर कंपनीज को, उस कोर मटेरियल्स को अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करती है, जहाँ से इंडिया को वहाँ का एक्सेस नहीं मिल पाता है। इसलिए अमेरिका को यहाँ भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। ये तो थी आज तक की अपडेट्स। जुड़े रहिए मेरे ऐसे ही अपडेट्स के लिए, जुड़ रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अविनाश। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।